नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। वसुधा की आवाज़ में अनमनापन था। ये बैग क्यों लेकर आए आप? मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी पैसे बर्बाद करने की? यदि कॉलेज में मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती या मेरे कॉलेज का पता नहीं लग पाता तो क्या करते इस बैग का? आशीष ने हंसते हुए कहा, फिर मैं अपने हर सफर में ये बैग लिए चलता कि कभी फिर किसी ट्रेन में शायद तुम मिल जाओ। ये सुनकर वसुधा का मन बुझ गया। बात बात में बात आगे बढ़ाने की आशीष की इन मीठी कोशिशों का कोई हासिल नहीं है। अभी जो हम दोनों साथ बैठे हैं, इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। आशीष और मेरे प्यार की दुनिया की नज़र में कोई कीमत नहीं। ये सब सोचते हुए वसुधा के लिए आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था, मगर वो किसी हाल में रोना नहीं चाहती थी। आशीष के सामने रो देने का मतलब रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाना है। जब आगे रास्ता बंद है तो एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय 2 कदम पीछे हटना ही समझदारी है। आशीष के सामने इशारों में भी कोई स्वीकारोक्ति नहीं दिखाना चाहती थी, मगर आशीष ने वसुधा की पलकों पर पनीले सितारे झिलमिलाते देख लिए। वो सब कुछ वसुधा पर छोड़े बैठा था। यदि वो आंखों की नमी छिपाना चाहती है तो मैं देख कर भी अनदेखा करूंगा। यदि वो चाहती है कि मैं इन्हें पोंछूं तो मैं पलकों को चूम लूंगा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पूरा का पूरा तुम्हारा हुआ। तुम अपनाना चाहो तो यहाँ हूँ, तुम थामना चाहो तब भी यहाँ हूँ। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो, मैं अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कॉफी हाउस के इस टेबल पर दोनों के बीच किसी लंबी सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आने के पहले वाला तनाव था। मॉरिशस से इंडिया, फिर शिलोंग से गुवाहाटी तक बस से, गुवाहाटी से कोलकाता तक ट्रेन के, फिर कोलकाता से ट्रेन बदलकर 24 घंटे की जर्नी करके नागपुर के कॉलेज में वसुधा को ढूंढकर यहाँ अपने साथ कॉफी हाउस में डोसा खाने नहीं लाया है। वसुधा भी ये बात समझती है। आशीष अंतस लगाव में लबालब एक गंभीर प्रस्ताव और ठोस फैसले के लिए आया है। तभी वेटर मसाला डोसा और कॉफी लेकर आया। आशीष ने सांभर का 1 चम्मच मुंह में डाला और बिदक गया। मुझे दाल में इमली का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज सुबह रूम पर कुछ नहीं खाया था, सोचा कि चलकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वसुधा ने सांभर का चम्मच मुंह में डाला। मैंने भी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट नहीं किया। आप खाने में क्या पसंद करते हैं? आशीष ने बताया, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेट का खाना टेस्ट कर लिया है, पर मुझे मेघालय के ही फूड पसंद आते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ का हूँ तो टेस्ट बड्स उसी के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है। वसुधा ने फिर पूछा, अच्छा वहाँ क्या कुछ अलग से होता है? आपका फेवरेट क्या है? आशीष ने कहा, मुझे स्पाइसी कुछ भी पसंद नहीं। कॉफ़ी पीते हुए वसुधा आशीष से हॉस्टल, टीचर्स, सना, पूनम, रेवा, आनंद के बारे में बहुत कुछ बताती रही। हॉस्टल में आधी रात तक चलने वाली भूतों की कहानियाँ, डांसिंग और सिंगिंग कंसर्ट। बात करते वक्त भी वसुधा के दिमाग में चल रहा था कि वो यहाँ अकेली नहीं आई है। बाबा की इज्जत भी उसके संग है। बाबा ने हॉस्टल भेजने से पहले जब लगभग धमकी वाले अंदाज में समझाया था, तब वो पिता नहीं एक जमींदार लग रहे थे, जो किसी खेतिहर को खेत बटाई पर देने के पहले समझा देते हैं कि देख बेईमानी की खबर भी लगी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तूने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। आशीष ने कॉफी का आखिरी घूंट खत्म करते हुए पूछा, आज तुम कितना समय लेकर आई हो? वसुधा रूंधा गला हल्का करने की कोशिश में हकलाने लगी। आज हम 6 बजे तक साथ रह सकते हैं। आशीष बोला, तो क्या इस शहर में कुछ ऐसा है जहां हम जा सकते हो या फिर बिता सकते हो? शाम 6 बजे तक तो यहाँ नहीं बैठा जा सकता। चलो, गणेश जी का मंदिर बहुत सुंदर है पास में, वहां चलते हैं। इतना कहते ही वसुधा को ध्यान आया कि आशीष तो मंदिर नहीं जाएगा। उसने तपाक से अपना वाक्य बदला, नहीं तो ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा गार्डन है इसी रोड पर, थोड़ा सा आगे, वहां चलते हैं। क्यों, मंदिर बंद हो चुका होगा क्या इस वक्त? वसुधा ने उसे अविश्वास से देखा। आप कहते हो तो मंदिर चलो। दोनों बाहर निकले तो देखा अप्रैल माह में तेज बारिश हो रही थी।
वसुधा को याद आया कि कल रात मेज खाते वक्त उसने टीवी पर आज की बारिश की संभावना के बारे में सुना था। भीतर कॉफी हाउस के साउंड प्रूफ हॉल में 2 घंटे थे, मगर उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर की सकरी सड़क पर कीचड़ और पानी का सैलाब आ गया है। सड़क पर नदी सी बह रही है। आसमान से बारिश का चौड़ा आंचल लहराता उतर रहा था। वसुधा और आशीष कॉफी हाउस के बाहर निकले छज्जे के नीचे खड़े थे। बारिश के नर्म छींटे उड़ उड़कर दोनों के चेहरे भिगो रहे थे। वसुधा खड़ी हुई सोच रही थी कि मेरे अगले पूरे जीवन में भी आज जितना हसीन दिन कभी नहीं आ सकता। ये बारिश और आशीष का साथ भाग्य का दिया सबसे कीमती उपहार है। वो और आशीष इतने नज़दीक हैं कि उसकी शर्ट और मेरी चुन्नी आपस में एक दूसरे को दुलार रही हैं। काश आज दुनिया खत्म हो जाए और मुझे मौत आ जाए। क्या माँ बाबा आशीष जैसे लड़के को मेरे जीवन साथी के रूप में देखकर खुश नहीं होंगे? क्या मुझे अपने जीवन के लिए कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं? कॉफी हाउस के बंद माहौल से बाहर खुले आसमानी उजास में आकर आशीष की आंखें रह रहकर वसुधा को देखने का मोह छोड़ नहीं पा रही थी। कितनी पास खड़ी है जिसके लिए 6 महीने तैसा। कलकत्ते के दुर्गा पंडाल की मूर्तियों के चेहरे बिल्कुल वसुधा की तरह लगते हैं। लंबे लहराते बालों पर पानी के छींटे जुगनों की तरह चल बुल रहे हैं। वसुधा को मालूम था कि आशीष आज उसे देख रहा है। प्यार जताने के इतने अवसर होने के बावजूद भी आशीष खामोश था। शायद चुप्पी की इस मुलामियत को लफ्जों के छुअन से खुरदुरा नहीं करना चाहता, या शायद कुछ भी ऐसा कहने में असफल था जो इस अनकही से ज्यादा खूबसूरत हो। उसे मालूम था कि वसुधा उस जैसी सिमटी और संकोची लड़की पूरा दिन साथ है, यही उसकी हाँ है। दोनों के बीच संकोच की दीवार ऊंची थी। अभी भी समय कहाँ गुजारे की बड़ी समस्या के बावजूद आशीष ने एक बार भी वसुधा को अपने होटल में कमरे में चलने का विकल्प नहीं दिया। कॉफी हाउस के बाहर सड़क पर बहता दरिया देख आशीष हंसा। वसुधा, हमारे मिलने से बारिश का क्या रिश्ता है? आज बिना मौसम की ऐसी बारिश? वसुधा हंसी। हमारे सोचने का भी कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। ट्रेन वाली बारिश में मिलने के बाद जब जब बारिश हुई मुझे आप याद आए। मुझे लगा कि क्या बारिश होने पर आपने भी मुझे याद किया होगा। इतना बोलते ही वसुधा को एहसास हुआ कि ये तो लगभग प्रेम प्रदर्शन सा निकल गया मेरे मुंह से। वो गाल से लेकर कान तक लाज की आंच में गर्मा गई। बद्रीधर शुक्ला, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज की बेटी, बेहयाई पर उतर आई। गोया वसुधा शुक्ला का कोई वजूद ही नहीं। बद्रीधर शुक्ला की बेटी और नीरज कुमार शुक्ला की बहन की पहचान से अलग वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है। इसे एक दिन मंडप के नीचे उस आदमी के साथ बैठाया जाएगा जिसने अपने बच्चे पैदा करने वसुधा को चुना। आज की तेज बारिश में वसुधा का मन भी डूब उतर रहा था। आशीष को यह सुनना बहुत भला लगा कि वसुधा ने उसे हर बारिश होने पर याद किया। उसने बारिश की तीव्रता का अंदाजा लगाने छज्जे से बाहर हाथ निकाला और जैसे अचानक कुछ तय किया। वसुधा, ये बारिश थमने से रही। तुमको हॉस्टल लौटना भी है। हम कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? चलो ऐसे ही चलते हैं। वसुधा ने सर पर आकाशी रंग की चुन्नी ओढ़ी, एक बार ऊपर आसमान को देखा और छज्जे से बाहर सड़क की ओर बढ़ गई। पार्किंग की गीली टाइल्स पर फिसलन से वसुधा को बचाने आशीष ने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ पकड़े हुए पार्किंग की गाड़ियों के बीच से जगह बनाते दोनों ऑटो की तरफ बढ़ रहे थे। काश ये लड़का बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर इस दुनिया से दूर ले जाए। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो सपनों की कब्रगाह हो। इसको भी तो लग रहा होगा ना कि मेरा हाथ न छूटे। काश आज का दिन उम्र बराबर लंबा हो जाए। तभी आशीष को ख्याल आया और उसने वसुधा को टोका। मुझे तो भीगने की आदत है, तुम बीमार हो गई तो? तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, हॉस्टल में कोई देखभाल के लिए भी नहीं है। एक काम करो, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, मैं ऑटो लेकर इधर आ रहा हूँ। हाथ छोड़ देने के बाद भी उस छुबन की आत्मीयता से दोनों की हथेलियां महक रही थी। कल की तरह आज फिर एक बार आशीष और वसुधा ऑटो में साथ बैठे हैं। आशीष को जैसे कुछ याद आ गया। अरे हाँ, तुम्हारे लिए जो बैग लाया था उसमें मैंने एक पेपर में अपना मोबाइल नंबर और शिलोंग का एड्रेस लिखकर डाल दिया है। पिछली 2 मुलाकातों में तुमने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं।
मुझे लग रहा था कि जल्दी ही इंडिया में भी मॉरिशस की तरह फैमिली में सबका अपना मोबाइल हुआ करेगा। अभी तो इंडिया में जनरली वही मोबाइल रखते हैं जो अर्निंग मेंबर और बाहर रखते हैं। मैं फ्रिक्वेंटली जर्नी में रहता हूँ, तो हो सकता है तुम कॉल करो तो फ़ोन न लग पाए। पहाड़ों पर नेटवर्क इशू भी रहता है। तुम हॉस्टल से बाहर निकलकर फ़ोन न कर पाओ तो शिलोंग के एड्रेस पर लेटर लिख देना। मुझे हिंदी पढ़नी आती है, मेरे मम्मी लेटर्स नहीं खोलती। आशीष क्या कहना चाह रहा है सब समझते हुए भी वसुधा बिना कोई जवाब दिए ऑटो वाले को गणेश मंदिर जाने दाएं बाएं दिशा निर्देश देती रही। वो कैसे कहे कि क्या होगा तुम्हें लेटर लिखकर, क्या होगा शिलोंग के तुम्हारे उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके। तुम अच्छे लगते हो, इतने ज़्यादा अच्छे कि तुम्हारे लिए ये दुनिया छोड़ दूँ, मगर मेरे साथ बहुत से लोगों की दुनिया खत्म हो जाएगी। ज़्यादा लोगों के दुखी होने से अच्छा है एक आदमी अपना मन मार ले। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हॉस्टल की 204 नंबर वाले कमरे की सांवली लड़की की आंखें सुबह इतनी सूजी हुई क्यों होती हैं। इस दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि शिलोंग का ये पहाड़ी लड़का ऑफिस में अब पहले की तरह खिलकर क्यों नहीं मुस्कुराता। दुनिया की सख्त नज़र को मुलायम चीज़ दिखाई नहीं देती। चॉकलेटी आंखों वाला ये बदहवास लड़का 7 समंदर पार से इसलिए जल्दी पहुंचना चाहता था कि देर होने पर उस लड़की तक पहुंचाने वाली कश्ती का लंगर साहिल से खुल सकता है। आशीष और वसुधा गणेश मंदिर के बड़े से अहाते पर बनी बेंच में चुप बैठे बारिश देख रहे थे। वसुधा की आवाज़ में घड़ी घड़ी उतार चढ़ाव आ रहा था। कभी वो आशीष के लिए ममत्व से भर जाती और कभी मन को बांध इतनी तटस्थ हो जाती जैसे श्री फोटोकॉपी शॉप वाले किशनु से बात हो रही हो। आशीष से नाता टूटने की सोचकर खुद से ज़्यादा दया आशीष के लिए आ रही थी। कितना अकेला हो जाएगा एक उम्मीद के टूटने पर। वसुधा ने मन कड़ा किया तो एकाएक उसके अंदाज में बहुत पराया बना लिया। आप कोलकाता से फिर कहाँ जाओगे शिलोंग? आशीष को वसुधा की आवाज़ बहुत दूर से आती लगी। उसे याद आया कि अनगिनत सफ़र में मिलने वाले अजनबी चेहरे समय गुजारने बिल्कुल इसी परायपन से पूछते हैं। आशीष ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ से जाने के बाद मुझे शिलोंग जाने नहीं मिलेगा। कोलकाता हेड ऑफिस में रहना पड़ेगा। शिलोंग कौन सा कलकत्ता के बाजू में है? गुवाहाटी जाओ, वहाँ से फिर शिलोंग। मुझे कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली लाइफ में ज़्यादा अकेला फील होता है। महीने में 15 दिन तो कोलकाता में रहना ही पड़ता है। मेरा मन पहाड़ में ही लगता है। तुम्हें कोलकाता जैसे शहर में रहना अच्छा लगेगा? वसुधा का कलीजा धक रह गया। उसने ऐसे दिखावा किया जैसे इस सवाल में छिपी योजनाओं की आहट समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो छोटे शहर का जीवन अच्छा लगता है। आशीष को कैसे समझाए कि उसे गर्ल्स स्कूल में इसलिए पढ़ाया गया कि कोई वो किसी लड़के के प्रेम में पड़ने से दूर रहे। जोर से हंसना नहीं, सड़क पे रिश्ते का कोई भाई भी मिल जाए तो उससे बात नहीं करना, फिल्म देखने केवल परिवार के साथ जाना। माँ ने जाने किस झक में उसे नागपुर हॉस्टल भेजा और अब पछताती है। हॉस्टल वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं मिलते। का भान उन्हें पहले होता तो वे कभी न भेजती। आशीष को ये सब बताकर क्या फ़ायदा। छोटे शहर की दुनिया इतनी बड़ी होती है कि लड़कियों की सारी खुशी सोख कर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। वसुधा ने चेहरे पर उड़ आए बालों को पीछे करते हुए कहा, आज आप मंदिर पहली बार आए होंगे? नहीं, 2-3 बार गया हूँ। हालांकि शिलोंग में आधे से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं तो चांस नहीं मिल पाता। मैं चर्च भी कम जाता हूँ। एक हिंदू फ्रेंड की सगाई स्वामी नारायण मंदिर से हुई थी, तब मंदिर गया था। फिर एक बार दुर्गा पंडाल गया था। वसुधा, तुम्हारी आंखें दुर्गा माँ जैसी सुंदर हैं। वसुधा ने तारीफ से असहज हो बात बदल दी। मैं 1 महीने बाद नागपुर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरा मन तो आगे भी यहाँ से पढ़ने का ही था। आशीष ने सहमति जताई। बिल्कुल यहीं से पीजी करना चाहिए, वर्धा क्यों जा रही हो? वसुधा ने डूबे हुए स्वर में कहा, हमारे घर में लड़कियां डिसीजन नहीं लेती। वो कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, जॉब करेंगी नहीं करेंगी, शादी कहाँ करेंगी, किससे होगी, कॉलेज पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी, ये सब घर के जेंट्स डिसाइड करते हैं। जैसे आप अपने बॉस से ऑफिशियल काम के लिए परमिशन लेते हैं ना, हमारे यहाँ भी परमिशन लेना पड़ता है। मेरी माँ अपने मायके कितने दिन के लिए जाएगी, किसके घर की शादी में नहीं जाएगी,
उनके कौन से रिश्तेदार घर में अलाउड हैं, सब मेरे बाबा तय करते हैं। आगे चलकर भैया डिसीजन मेकर होगा फैमिली का। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।